तो देखिए बेटा, आज हम देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक पार्ट 1। देखिए, तंतु से वस्त्र तक कहने का मतलब है कि किस तरीके से कपड़ा तैयार किया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, उनका फॉर्मेशन किया जाता है, तंतु क्या होता है, क्या काम आता है, इन सब चीजों को हम देखेंगे। तो देखिए, वे कपड़े की दुकान और वस्त्र पर सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। वे मतलब पहेली और बूझो कपड़े की दुकान में गए थे, तो कपड़े देखकर वो जो है एक तरीके से ये सोचने लग गए कि क्या है, कैसे बनते हैं। तो दुकानदार ने उन्हें ये समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती है तो कुछ संश्लिष्ट है, सूती और संश्लिष्ट। तो दुकानदार ने उनको ये चीज बताई है। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट यानी बिस्तर पर बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न यानी डस्टर, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है आपका वस्त्रों में विविधता। उन्होंने देखा कि हर चीज अलग प्रकार के कपड़े से तैयार हुई है। तो क्या है ये सिस्टम? वस्त्रों में विविधता, इसके लिए एक क्रियाकलाप है। क्या है? देखिए, क्रियाकलाप के अंदर अपने आसपास किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े को कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसे स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, ये आप काम जो है हम कर सकते हैं छटनी के लिए कि दर्जी की दुकान पर गए और दर्जी की दुकान पर जाकर आपने क्या किया, अलग अलग प्रकार के कपड़ों को इकट्ठा कर लिया। और अलग अलग प्रकार के कपड़ों को इकट्ठा करके और आप दर्जी से पूछ रहे हैं क्या कि भैया ये वाला कपड़ा क्यों, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और सबके नाम उनके ऊपर लगा दिए। कि ये काम हम कर सकते हैं। ये वाला क्रियाकलाप बहुत अच्छा क्रियाकलाप है। उसके बाद में आता है क्रियाकलाप नंबर 2। तो देखिए, क्रियाकलाप नंबर 2 में क्या है, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला धागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे से बाहर खींच सकते हैं। तो देखिए, तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। तो आप देख सकते हैं कि आप जो है उसमें से सूती कपड़ा ले लीजिए और सूती कपड़ा लेकर और यहाँ से एक धागा निकाल लीजिए खींचकर हाथ से कपड़े में से। तो हमको पता लगता है कि धागों को व्यवस्थित रूप से लगाने पर ही एक कपड़े का निर्माण हुआ है, इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि धागों से ही कपड़ा तैयार किया जाता है। आगे देखिए, अगला टॉपिक आता है आपका तंतु। तंतु क्या होता है वो हम अब देखेंगे। तो दोनों क्रियाकलाप आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको आपको जैसे मैंने बोला है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, वैसे आपको इनको करना है। अगला टॉपिक आता है इसमें तंतु। देखिए, तंतु में हम देखेंगे क्रियाकलाप नंबर 3। क्रियाकलाप नंबर 3 में देखिए क्या बताना चाह रहे हैं
कि किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए, इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए, इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए, तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? तो देखिए, सुई में धागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा इंस्पेक्शन किया होगा। तो हम देखते हैं क्या कि धागा भी जो है वो इस प्रकार से लिपटा हुआ रहता है, इस प्रकार से एक धागा, और धागा लिपटा हुआ रहता है, इस प्रकार से निर्माण होता है उसका, देखा होगा आपने। तो जब आप सुई में धागा पिरोने का प्रयास करते हैं तो आगे से धागे के 2, 3, 4 भाग हो जाते हैं, तो धागा भी जो होता है वो तंतुओं से मिलकर बनता है। कई बार धागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। तो अब मैंने आपको बताया कि धागे का जो सिरा होता है वो पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर धागे को सुई के नाके से गुजरना कठिन हो जाता है। धागे की एक दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। धागे का निर्माण पतली पतली लड़ियों से मिलकर होता है। जिन्हें हम तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। तो ये तंतु की परिभाषा है। ये तंतु आपको दिख रहे हैं यहां से निकले हुए। तो इस प्रकार से आगे देखिए आप, वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ऐसे तंतु जो पेड़ पौधों व जंतुओं से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। तो ये प्राकृतिक तंतु की परिभाषा आपके सामने है। प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? देखिए, रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो ये प्राकृतिक तंतु रुई और जूट और ऊन व रेशम, ये तो पेड़ पौधों से, और ये जो है आपके उनसे प्राप्त होते हैं जंतुओं से। तो इस प्रकार से ये जो है प्राकृतिक तंतु है। दूसरा आता है संश्लेषित तंतु। दूसरा क्या आता है? संश्लेषित तंतु। संश्लेषित या संश्लिष्ट तंतु ये मानव निर्मित होते हैं। इनका फॉर्मेशन मानव द्वारा किया जाता है, इसलिए इन्हें संश्लेषित कहते हैं। देखिए, हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, इनसे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक।
पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब क्या है, ये संश्लिष्ट तंतु हैं और इन्हें हम संश्लिष्ट तंतु के नाम से जानते हैं, जिनके ये उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपके संश्लिष्ट तंतुओं को हमने बताया। अब देखिए कुछ पादप तंतु। कुछ पादप तंतुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला आता है इसमें रुई। रुई क्या है देखिए, इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास से के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहां की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। तो क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं? तो देखिए रुई कहां से प्राप्त की जाती है? कपास के पेड़ से प्राप्त की जाती है। कपास से रुई मिलती है तो इसको उगाया जाता है, तो रुई हमें पेड़ से प्राप्त होती है। कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनोले को देखा जा सकता है। इस प्रकार से कपास का तंतु होता है गोल और इसमें बीज होता है वो फूट जाता है और आप इसको कपास को देख सकते हैं। तो कपास से हमें रुई प्राप्त होती है। उसके बाद में देखिए साधारणतया इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा पृथक प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इनमें हस्तचयन से कपास को अलग कर लिया जाता है, हाथ से छांटकर कपास अलग हो जाती है, फिर कंकतन द्वारा उनको अलग अलग कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं कपास ओटना। कपास ओटना कहते हैं इसको। तो देखिए आगे, पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कपास के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे जूट और पटसन, जो कि हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। तो थर्ड चैप्टर का पार्ट 2 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।